जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों यदि आप भी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12 का ज्योग्राफी के टॉप ऐसे 40 वीआई ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी क्लास 12 बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होगा फ्रेंड, उसमें आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। और दोस्तों यदि बात करें ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी से आपको टोटल 22 चैप्टर पढ़ना है और 22 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो में करा दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के सुपरफास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अतिरिक्त अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया। आज आपको बताना है ये जो कथन है वो किसका है। तो दोस्तों ये जो कथन है वो विडाल डी लाब्लास का है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, विडाल डी लाब्लास। फ्रेंड्स आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका नॉलेज उतना ही अधिक बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम 2 में दिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। आपको बताना इनमें से कौन सा जो कथन है जो भूगोल का वर्णन नहीं करता। तो दोस्तों क्वेश्चन में 2 का जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन डी, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में भूगोल प्रासंगिक नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भूगोल का अध्ययन नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट 3 में दिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्यायो क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो दोस्तों क्वेश्चन में 3 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो जो ऑप्शन बी, प्रौद्योगिकी। जी हाँ दोस्तों, प्रौद्योगिकी जो है फ्रेंड वो लोगों और पर्यावरण के बीच एक महत्वपूर्ण कारक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण होने वाले थे। प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 4 में दिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। आपको बताना इनमें से कौन सा जो है वो एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ऑप्शन ए क्षेत्रीय विभेदन, बी मात्रात्मक क्रांति, सी स्थानिक संगठन, या डी अन्वेषण और विवरण। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो जो ऑप्शन बी, मात्रात्मक क्रांति। जी तो मात्रात्मक क्रांति जो है वो मानव भूगोल का उपागम के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ पे क ख ग घ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को ABCD बोलूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 में देखिए कि भारत की 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। यानी आपको पता है जो ये जो भारत हमारा देश है इसके अनुसार 2001 से 2011 के अनुसार के बीच में जो फ्रेंड वो जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है। तो 18.15 करोड़ जो फ्रेंड वो जनसंख्या में वृद्धि हुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 18.15 करोड़। नेक्स्ट 6 में दिया गया कि इनमें से कौन प्रवास के प्रतिकर्ष कारक नहीं। कई बार क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछा जाता है फ्रेंड, इनमें से कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है और कौन अपकर्ष कारक है। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष हम लोग सबसे पहले समय अपकर्ष में होता है फ्रेंड कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार जब अपनी बेहतर जीवन जीने के लिए अपने निवास स्थान को छोड़ते हैं तो वो अपकर्ष के अंतर्गत आते हैं। और प्रतिकर्ष में दोस्तों जो है वो कोई भी व्यक्ति जो है वो मजबूरी में अपना घर छोड़ता है, जैसे बेरोजगारी के कारण, फिर कोई भी आपदा आ गया तो उसके कारण जो छोड़ता है तो वो प्रतिकर्ष के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन प्रवास प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में 6 जो राइट आंसर है वो अनुकूल जलवायु। जी हाँ, अनुकूल जलवायु जो है वो अपकर्ष कारक के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 में देखिए कि इनमें से कौन प्रवास के अपकर्ष कारक नहीं है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रवास का जो है वो अपकर्ष कारक नहीं। तो अपकर्ष मतलब आकर्षित होकर लोग आते फ्रेंड बेहतर जीवन जीने के लिए। तो दोस्तों 7 का जो राइट आंसर है वो जगह ऑप्शन डी, महामारी। जी हाँ दोस्तों, महामारी जो है वो प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आता है। बाकी यहाँ पे जो बेहतर अवसर है, शांति स्थापत्य, जीवन संपत्ति, ये सभी अपकर्ष कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में 8 में देखिए कि विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ। यानी आपको बताना है विश्व में जो है वो कृषि यानी एग्रीकल्चर का जो है वो प्रारंभ कब से हुआ। तो दोस्तों विश्व में एग्रीकल्चर का जो प्रारंभ है वो 8000 से लेकर के 12000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर 8000 से 12000 वर्ष पूर्व। ठीक है, 9 में दिए गए कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है। काफी ज़्यादा भी है क्वेश्चन में। 2011 की जो जनगणना हुआ था उस समय झारखंड की जो कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी। तो दोस्तों उस समय झारखंड की कुल जनसंख्या थी 3.29 करोड़ थी। तो ऑप्शन बी ये राइट आंसर हो गया, 3.29 करोड़, 3 करोड़ 29 लाख। ठीक है, नेक्स्ट 10 में दिए गए कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है। आपको पता है ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है वो कितने अवस्था वाले मॉडल को व्याख्या करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा 3, प्रथम अवस्था, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 देखिए कि थॉमस माल्थन्स के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार होती है। यानी आपको ये थॉमस माल्थन्स है इनके सिद्धांत के अनुसार जो है वो उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार से होती है। तो इनके अनुसार जो उत्पादन जो वृद्धि है वो अंकगणितीय रूप में होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर अंकगणितीय। नेक्स्ट 12 में देखिए कि विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात किस देश में पाई जाती है। यानी विश्व में जो है वो न्यूनतम लिंग अनुपात जो है यानी सबसे कम लिंग अनुपात इनमें से कौन सा देश का है वो आपको बताना है। दोस्तों विश्व में सबसे कम लिंग अनुपात की बात करें तो सबसे कम लिंग अनुपात है फ्रेंड वो संयुक्त अरब अमीरात का है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है,
इंडियन 30 में दिए गए कि निम्नलिखित में से किस कारण से संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात कम है। यानी जो संयुक्त राज्य अमीरात जो देश है इसका जो लिंगानुपात है कम है वो कौन से कारण से है वो आपको बताना है। दोस्तों यहाँ का लिंगानुपात जो कम होने का सबसे मुख्य कारण है वो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास है। दोस्तों वहाँ पे जितने भी पुरुष होते हैं वे सभी लोग जो है काम के लिए रोजगार के लिए कई दूसरे देश चले जाते हैं जिससे वहाँ की जनसंख्या काफी ज्यादा कम हो जाती है पुरुषों की। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 40 में देखिए कि मानव विकास सूचकांक किसके बीच के स्कोर पर आधारित। काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम्स के लिए कि जो मानव विकास सूचकांक है इसमें जो स्कोर है वो कितना से कितना के बीच होता है। तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर है वो 0 से 1 के बीच होता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 0 से 1। ठीक है, नेक्स्ट 50 में देखिए कि निम्नलिखित में से विकास के संदर्भ में सही है। इनमें से कौन सा जो है वो विकास के संदर्भ में सही है। आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता या गुण में साधारण परिवर्तन। तो दोस्तों विकास और वृद्धि में काफी ज्यादा अंतर डिफरेंट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो विकास का पूछ रहा है तो राइट आंसर जो फ्रेंड वो हो जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन ये बी यहाँ पे राइट आंसर गुण में धनात्मक परिवर्तन जो कि विकास के अंतर्गत आता है। नियम 60 में देखिए कि किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। यानी आपको बताना इनमें से कौन सा कृषि प्रणाली में जो है वो निम्न तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन में 16 का जो राइट आंसर है वो आदिकालीन निर्वाह कृषि। जी हाँ दोस्तों, आदिकालीन निर्वाह जो कृषि होते हैं इसमें निम्न तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो आपका मार्च महीना में होगा और ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़िए क्योंकि दोस्तों आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेगा उससे आपका नॉलेज उतना ही अधिक बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करते जाना, जो कि चैनल के प्ले लिस्ट में बहुत सारे चैप्टर और बहुत सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट 70 में कि झूमिंग या फिर झूम कृषि भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। यानी बता ये जो झूम है, झूम कृषि जो है वो भारत के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों झूम कृषि जो फ्रेंड वो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा उत्तरी पूर्वी राज्य। ठीक है, देखो 18 में देखिए कि गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है। इनमें से गहन निर्वाह जो कृषि है इनमें से कौन सा जो फसल है वो उसका मुख्य फसल है। तो दोस्तों गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत जो आता है फ्रेंड वो चावल आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा चावल। ठीक है, नेक्स्ट 19 में देखिए कि निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण कौन नहीं। यानी आपको इनमें से कौन सा कृषि जो है कौन सा कृषि जो है वो रोपण कृषि का उदाहरण नहीं। तो दोस्तों चावल जो है फ्रेंड वो रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा चावल। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया 20 में फ्रेंड्स कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल के कौन है। अगर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है वो इनमें से कौन सा फसल आता है विस्तृत अनाज कृषि के अंतर्गत। तो दोस्तों क्वेश्चन में 20 का जो राइट आंसर है वो जाएगा गेहूं। जी हाँ दोस्तों, गेहूं जो है वो विस्तृत कृषि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला 21 में दिया गया है कि कंबाइन क्रू मशीन का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। ये जो कंबाइन क्रू मशीन है इसका प्रयोग जो है वो इनमें से कौन सा कार्य के लिए किया जाता है। कृषि में, उद्योग में, यातायात में या फिर व्यापार में। तो दोस्तों ये जो मशीन है इसका जो प्रयोग है फ्रेंड वो कृषि में किया जाता है, एग्रीकल्चर में। ठीक है, ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा कृषि। लेकिन 22 में दिया गया कि डाउन्स का मैदान किस देश में स्थित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम से लिए। ये डाउन्स का मैदान है वो इनमें से कौन सा देश में स्थित है। तो दोस्तों डाउन्स का जो मैदान है फ्रेंड्स वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट 23 में दिया फ्रेंड कि प्रेयरी का मैदान कहाँ स्थित है। ये जो प्रेयरी का मैदान है वो इनमें से कौन सा देश में स्थित है। तो दोस्तों प्रेयरी का जो मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट 24 में दिया कि वेल्ड का मैदान किस देश में स्थित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये जो वेल्ड का मैदान है वो इनमें से कौन सा देश में स्थित है। तो दोस्तों वेल्ड का जो मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट 25 में दिया कि किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। ना इनमें से कौन सा कृषि में जो फ्रेंड वो फसल उत्पादन और पशुपालन को दोनों को समान महत्व दिया जाता है। तो 25 का जो राइट आंसर है वो जो मिश्रित कृषि। जी हाँ, तो मिश्रित कृषि के अंतर्गत जो है वो फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 26 में दिया कि वाणिज्य डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन है। आपको ये वाणिज्य जो फ्रेंड वो डेयरी कृषि है वो इनमें से कौन इसका प्रमुख क्षेत्र है। तो 26 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो जाएगा उत्तरी पश्चिमी यूरोप। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी यूरोप जो है वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 में देखिए कि किस फल को सुखाकर मुनका एवं किशमिश बनाया जाता है। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन, कौन सा फसल को सुखाकर जो फ्रेंड वो मुनका एवं किशमिश को बनाया जाता है। तो दोस्तों अंगूर को जो सुखाकर फ्रेंड वो मुनका एवं किशमिश को बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अंगूर। ठीक है, नेक्स्ट 28 में देखिए कि सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली है। आना वो ये सहकारी आंदोलन है इसको जो फ्रेंड वो सफलता सबसे अधिक कौन सा देश में मिला है। तो सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता जो फ्रेंड वो डेनमार्क में मिला है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा डेनमार्क। नेक्स्ट 29 में देखिए फ्रेंड
कि खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ। आने वाला ये खनन का विकास है, वो खनन का जो वास्तविक विकास है वो कौन सा क्रांति के समय हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति के समय जो है वो खनन का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, औद्योगिक क्रांति। अलग अलग 30 में दे जो कि काफ़ी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडार का कितना प्रतिशत संचित उत्पन्न होता है। आने वाला ये जो झारखंड राज्य हमारा जो है इसमें जो भारत का है वो कुल खनिजों का कितना प्रतिशत उत्पादन जो है वो सिर्फ झारखंड राज्य में होता है। तो 40% जो है वो खनिज का जो उत्पादन है वो झारखंड से किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 40%। ठीक है। 31 में दिया कि औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था। आने वाला ये जो औद्योगिक क्रांति हुआ था उस समय जो है वो उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था। तो दोस्तों 31 का जो राइट आंसर है वो जो जल विद्युत, जल विद्युत जो है फ्रेंड वो काफ़ी शक्ति का प्रमुख साधन था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, जल विद्युत। 32 में दिया गया कि इनमें से कौन पेय पदार्थ नहीं है। आना होगा इनमें से कौन सा जो है वो एक पेय पदार्थ नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन ये चाय, बी है कॉफी, सी है कोकोवा या ऑप्शन डी तारपीन। तो दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर तारपीन, जो कि एक पेय पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 33 में दिया गया कि तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में किस फसल की बागान पाई जाती है। ये तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी यहाँ पे कौन सा फसल की बागान पाई जाती है। तो दोस्तों तमिलनाडु में जो फ्रेंड वो चाय का बागान पाया जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा चाय। ठीक है। 34 में देखिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें कौन से प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं। तो 34 का जो राइट आंसर है वो जो सार्वजनिक, जी हाँ सार्वजनिक उद्यम पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 35 में दिया गया फ्रेंड्स कि जर्मनी के रूर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले के आधार पर किस उद्योग का व्यापक विकास हुआ है ना। ये जो जर्मनी देश है, जर्मनी के ये जो रूर क्षेत्र है फ्रेंड यहाँ पे पाए जाने वाले जो कोयले के आधार पर कौन सा उद्योग का व्यापक विकास हुआ है। तो 35 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा इस्पात। जी तो इस्पात का जो है वो काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है इस्पात उद्योग का। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 में दिया है कि सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है। आना ये सिलिकॉन घाटी है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो सिलिकॉन घाटी है फ्रेंड वो फ्रांसिस्को में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है फ्रांसिस्को। 37 में दिया है कि निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी किसे कहा जाता है। ये निर्माण क्रियाओं में दोस्तों नवीनतम पीढ़ी है वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों 37 का जो राइट आंसर है वो प्रौद्योगिकी जो है वो नवीनतम पीढ़ी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट 38 में देखिए कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। इनमें से कौन सा जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो उत्पादन का स्वामित्व है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत होता है। तो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में फ्रेंड वो उत्पादन के स्वामित्व का जो फ्रेंड वो किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा पूंजीवादी। ठीक है। 39 में दिया गया है कि भारत में 2091 की जनगणना के आधार पर नगरीय बस्ती का घनत्व निर्धारित किया गया है। भारत के 1991 की जनगणना के अनुसार जो है वो नगरीय बस्ती में कितना जनसंख्या घनत्व को निर्धारित किया गया। तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा 400 व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट 40 में देखिए कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है। दोस्तों विश्व की नगरों में बात करें तो 60% जो जनसंख्या है वो नगर में निवास करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा 60%। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों इस तरह और भी क्लास 12 का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हर एक चैप्टर का और हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिए गए जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड फाइनल बोर्ड एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण होने वाले। और जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज आप अपने सुंदर से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लाते रहूँगा।